स्वागत है आप सभी का आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजमेंट ट्रेनर, लाइफ स्किल कोच डॉक्टर गौरव बिसात सर। सर ने अपने करियर में अब तक 1 लाख से ज्यादा सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारियों को नैतिक मूल्य एवं मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया है। सर को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट ट्रेनर का खिताब से नवाजा जा चुका है। सर ने अब तक अपने करियर में 100 से अधिक शैक्षणिक फिल्मों का निर्माण किया है। सर ने अपने जीवन में 16 से अधिक किताबों का मैनेजमेंट की बुक्स का लेखन किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सर से मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर सर्वप्रथम आपका स्वागत। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इस क्रम में जो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में जो प्रश्न आता है कि आपने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से करी, मैनेजमेंट टीचिंग से करी जी। फिर साथ में आपने मोटिवेशनल स्पीचेस का प्रारंभ किया जी। इस क्रम में आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किए और ये मोटिवेशनल स्पीचेस का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूं, कॉल ऑफ द डिवाइन एक कॉन्सेप्ट है और कॉल ऑफ द डिवाइन का मतलब होता है एक तो व्यक्ति का जन्म है और दूसरा जन्म उसका उस दिन होता है जिस दिन उसे ये समझ में आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। कॉल ऑफ द डिवाइन की थियरी स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी की बुक कॉल ऑफ द डिवाइन से ही निकलती है और उनमें वो कहते हैं कि एक महिला कलकत्ता की तरफ ट्रेवल कर रही है और वो महिला किसी पीड़ित व्यक्ति को देखती है और वो अपना सब सामान वगैरह छोड़ करके उस पीड़ित की सेवा में लग जाती है। उसे ये भान ही नहीं रहता कि वो सामान वगैरह अंदर रह चुका है और वो उसको गाड़ी छूट जाती है और वो कलकत्ता में रह जाती है। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में एक बड़ी महासभा है संत साधुओं की, वो कहती है कि हमें एक महिला को संत की उपाधि देनी चाहिए। तो वहां उपस्थित एक दूसरे संत कहते हैं कि जिस दिन वह महिला कलकत्ता में उतरी थी और जिस दिन उसने दूसरों के दुख को पकड़ना शुरू किया उसी दिन उसका दूसरा जन्म होता है और वो एक कॉल ऑफ द डिवाइन है। हम मदर टेरेसा को संत की उपाधि नहीं दे सकते। सिमिलरली आपके मन में कहीं ना कहीं डिविनिटी का कॉल आता है कि दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। एक बार की घटना होती है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मुझे कॉल करता है, प्रोफेसर शर्मा सर, सीताराम शर्मा सर अजमेर में थे, उनकी तरफ से सीआरपीएफ से कॉल आया। एट रैंडम हम वहां पर पहुंचते हैं, वहाँ डीआईजी का कोर्स है, उसके अंदर से अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का काम हम पहली बार मैंने उसको शुरू किया। मैंने सर एक बात ऑब्जर्व की, उसको आप अदरवाइज नहीं ले, आप स्कूल के टीचर हैं, आप स्कूल एजुकेशन से जुड़े हैं। बच्चों पे हमने मार्क्स का कंपटीशन लगा रखा है, उनको हम बेसिक पर्पस नहीं समझा रहे, उनको हम कॉल ऑफ द डिवाइन की थ्योरी नहीं समझा रहे। यानी मदर टेरेसा के मन में जब कॉल ऑफ द डिवाइन की बात आती है ना, वैसे हर एक बच्चे के मन में आती है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मुझे ये काम करना है। मेरे मन में भी आई जब मैंने एक बच्चे को देखता हूं कि उसके परसेंटेज कम है, उसके बावजूद समाज उसके पीछे लगा रहता है। ये मार्क्स का कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। मुझे मन में ये आता है कि मुझे इन स्टूडेंट्स को, इन सभी व्यक्तियों को ये बताना चाहिए कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, उसका मैं बोध उनको करवा दूं कि दिस इज द पावर, इमेंस पावर, अनलीश द पावर दैट लाइज विद इन यू। ये मैं उनको करवाना चाहने की इच्छा से मैं इस पेशे में कूदता हूं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा अनुभव अब तक बहुत ही शानदार रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये एक ऐसा फील्ड है साहब जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। एक बार बोली हुई बात आप दोबारा नहीं बोल सकते, आपको कंटिन्यूस अपडेशन करना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डेटाबेस बनाना पड़ता है, रिसर्चेस करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। और मैं ये आपको इसमें मुझे लगता है कि शक्ति का बोध जब आदमी को अंतस से होता है, उसके बोध करवाने की ही बात करवाना ही एक मोटिवेशन है। फैमिलीज पीछे रह गए, ज्वाइंट फैमिलीज पीछे रह गई। मोटिवेशनल स्पीकर्स का, माफ करेंगे, ये मतलब जो नीड क्रिएट की गई है, ये परिवार नाम की संस्था के खराब होने के कारण की गई है, वरना मेरी कोई जरूरत नहीं है। दादा है, मामा है, काका है, भैया है, बाबा है, ये मिलकर के उस सभी डिप्रेशन से मुक्त कर देते थे। लेकिन अब फैमिलीज तो यूनिटरी हो गई, स्व केंद्रित अप्रोच है, पड़ोसी को मैं जानता नहीं हूं। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह है कि मुझे उस फील्ड के अंदर उतरना पड़ेगा और मैं उतरा। और मैं आपको एक इसमें मार्टिन लूथर किंग, आप जो सुना होगा, वो एक बार कहते हैं कंटिन्यूसली मूव, continuously move. If you can run, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk,
क्रॉल बट प्लीज कीप मूविंग। हर आदमी अपने आप में अद्वितीय है, जोरदार काम करके निकला है। और सर, जब मैं इस फील्ड में आता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि समूचे विश्व में एक ही ऐसा पेशा है जो समाज को चेंज कर सकता है, न तो अफसर, न राजनेता, न कोई और वो है शिक्षक। जितना जोरदार शिक्षक मेहनत करेगा उतना ही काम बनेगा। तो मुझे समझा कि मैं शिक्षक और मोटिवेशन दोनों का काम करूं। इस आधार पर मैंने अपना काम किया और ये डिविनिटी का कॉल है और चेंज करना है सिस्टम को। दैट्स ऑल, यही अपनी सोच है। सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि शिक्षक जो है वो समाज का निर्माण करता है, और आपने अभी टीचर एम्पावरमेंट के बारे में जोर दिया। तो सर, क्या आप मानते हैं कि शिक्षक एम्पावरमेंट के बारे में जो आपने बताया, तो क्या उसके अनुसार एक शिक्षक में शिक्षा के प्रति कौन सी गरिमा एवं नैतिक मूल्य होने चाहिए? सर, दो ही क्वालिटीज है, ग्रेविटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जो विद्या वो देता है वो गुणकरी होनी चाहिए, गुण मिलने चाहिए, युक्त करनी चाहिए संस्कारों से, गुणकरी, युक्त करी, और तीसरा बोलते हैं अर्थकरी, यानी पैसा कमाने के लायक बननी चाहिए। तीनों में से अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो गॉन केस हो गया। टीचर वर्ड को हमने जो जोड़ा है वो आचरण से जोड़ा है साहब। हमारे यहाँ मैं अपने आप को लिखता हूं सह आचार्य, आचार्य यानी प्रोफेसर, वन हू प्रोफेसर्स। आचरण से सिखाए वही आचार्य है। क्या मेरा आचरण बच्चों के लिए अनुकूल है? क्या बच्चा कहता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं? जिस दिन बच्चा कहता है कि आप मेरे रोल मॉडल हैं, उसी दिन मैं वास्तविक शिक्षक में बनता हूं। तो शिक्षक के एम्पावरमेंट का मतलब है शिक्षक देश का डॉक्टर है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट इसमें याद आता है सर। आपने सल्तनत ऑफ ओमान के बारे में आप जानते होंगे। सल्तनत ऑफ ओमान का एक प्रोटोकॉल है कि वहां का जो राजा है वो किसी को भी लेने के लिए, किसी भी देश का कुछ भी आ जाए, उसको लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाता, ना उसको रिसीव करता है। लोग उसको, प्रोटोकॉल है। वह ओमान देश का राजा भारत देश का राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी आते हैं, उनको रिसीव ही नहीं करता, उनकी सीट पे जाके रिसीव करता है, उनको लेके आता है, उनकी गाड़ी ड्राइव करके लेके आता है, और लास्ट में जब उससे पूछते हैं तुमने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, वो जवाब देता है मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं तोड़े हैं। जिस समय मैं पुणे में पढ़ता था उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मेरे प्रोफेसर थे, मेरा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है। शिक्षक ही ऐसा पेशा है जहां पर पद नहीं होते, उसका खुद का सम्मान होता है। और जिस राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान है, गुरु है, गु और रू दो शब्द हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय पर लेकर जाए, वही टीचर है। और टीचर के एम्पावरमेंट से, जब टीचर कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है, खुद को एग्जाम्पल के रूप में बच्चों के आगे सेट करता है, तभी वो वास्तविक टीचर है। वरना तो अध्यापक है, बोल दिया आ गया, कोई भी बोल सकता है, एनीबडी कैन स्पीक। हमें अध्यापक नहीं चाहिए, हमें आचार्य चाहिए। तो क्या आप आचार्य हैं, ये आपको सोचना है। जी हाँ, बिल्कुल सर, कि शिक्षक देश का निर्माण करते हैं, शिक्षक ही देश के भविष्य को बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो क्या वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्या इस कथन पर खड़ी उतर पाएगी? देखिए सर, इवैल्यूएशन करना इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे कोई टिप्पणी करना इतना आसान नहीं है और इसको केवल एकेडमिकली माना जाए। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। 34 ईयर्स के बाद में पॉलिसी आती है तो अपने आप में बड़ी चीज़ है। और 34 साल बाद आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि एजुकेशन वही है जो अंतस में ऑलरेडी सब कुछ है, उसको बाहर लेकर के आना। यूनेस्को ने साहब 1996 में यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात लिखी और उन्होंने कहा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। उन्होंने कहा शिक्षा का मतलब एक ही लाइन है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। खजाना अंदर पड़ा है, उसको सीखने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति आई है, उसे एक बहुत अच्छी बात कहती है सब, मुझे अपील की है कि शिक्षा न तो स्थानीयता को छोड़ सकती है, न अंतर्राष्ट्रीयता को छोड़ सकती है। यानी आपको स्थानीय भी रहना है और इंटरनेशनल भी रहना है। और इसके लिए इस एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि जड़ों से जुड़िए लेकिन प्रोग्रेस पूरी कीजिए। आप देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि हर बच्चा अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपनी मातृभाषा से, अपने राष्ट्र के गौरव से परिचित होना चाहिए। ये इस पॉलिसी का सबसे बड़ी बात है। कैरेक्टर बिल्डिंग को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, वोकेशनल ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट करने को लेकर के पहली बार किसी शिक्षा नीति ने कहा है। पहली बार किसी शिक्षा नीति ने 5, 3, 3 एंड 4 ये 4 का बाइफर्केशन किया है
और इसके अंदर इनिशियल 5 इयर्स के अंदर ये वाला काम करेगा जिसके अंदर वो अपने राष्ट्र गौरव को पहचानेगा, मातृभाषा में काम करेगा। फिर अगले 3 वर्ष के अंदर वो अपनी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग करेगा इससे, और अगले लास्ट 4 इयर्स में एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग की काम करेगा। इसका मतलब यह है कि पहली बार रियल फील्ड से एजुकेशन को जोड़ने की कोशिश की गई है। सर 5334 का लाभ उन लोगों को मिलता है जो इकोनॉमिकली डाउनट्रोडन है, उनको इसका अधिकार मिलेगा। आप ये देखिए, एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन को ये शिक्षा नीति बंद करती है, नया नियामक आयोग बनाती है। ये कोई कानून नहीं है कि साहब आज आपने किया कल इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। लेकिन देखिए, पहली बार किसी ने कमर्शियलाइजेशन को रोकने की बात कही। हालांकि 20 कमीशन है, मुदल्लियार आयोग से लेकर के 20 आयोग बने, उन्होंने क्या कहा उसकी मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन इस पॉलिसी ने कहा, इस पॉलिसी ने पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए वर्टिकल लर्निंग को एम्फसाइज किया है। यानी आप एक्सपर्टीज रखें, एक्सपर्ट ओपिनियन बने, इनके साथ साथ आप वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ें। हाथ से काम करना अपराध नहीं होता है, हर जगह पर हाथ से काम करने वालों की कमी है, उससे जोड़ने की बात कही। हायर एजुकेशन में इंटर्नशिप को जोड़ दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात जिस पर कई लोग बहस करते हैं, मैं नहीं जानता आप क्या कहेंगे, मातृभाषा में शिक्षण पर बल दिया गया है। यहां मातृभाषा का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है, अदर लैंग्वेजेस को भी पैट्रोनाइज करने की बात कही गई है। ये वो एजुकेशन पॉलिसी है साहब जिसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम है, जिसके अंदर आप मल्टीपल डिग्रीज ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। आप देखिए, पहली बार मुझे इस बात की खुशी हुई है, क्योंकि सब मैं इसको अदरवाइज नहीं सोचना चाहिए, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मैं जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं हिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएट हूं, MBA मैंने किया है, पढ़ाता मैं ह्यूमन वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हूं, लेकिन स्पेशलाइजेशन मेरा मार्केटिंग और HRM से है। तो आप किसी आदमी को एक विषय में नहीं बांध सकते। फ्लेक्सिबिलिटी पहली बार मिली है इस एजुकेशन पॉलिसी में। और तो और आप देखिए कि बड़ी बॉडीज को मर्ज किया जा रहा है ताकि करप्शन को मिनिमाइज किया जा सके। यही वो एजुकेशन पॉलिसी है जिसने पहली बार ये बात बोली कि यूनिवर्सिटीज का बेसिक फंक्शन है एकेडमिक्स एंड रिसर्च, वो एग्जाम टेकिंग बॉडीज न बने। रिसर्च को और एकेडमिक एक्सेलेंस को निभाने के लिए एक नया पर्टिकुलर बॉडी बनने वाली है जो उनकी क्वालिटी का असेसमेंट करेगी। आप ये देखिए, और इन सब के साथ साथ हायर एजुकेशन का रेगुलेशन काउंसिल का बनना, इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कहना कि यस यू कैन कम ओवर हियर। पहले तक्षशिला था, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, उसमें विदेश के लोग पढ़ते थे, तो विदेशी यूनिवर्सिटीज यहां क्यों ना आएंगे। कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो यहां के लोग भी मेहनत करेंगे, ये ठंडे ठाकर नहीं बैठे रहेंगे, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं, काम करेंगे। और साथ देखिए, आप भारत में समस्त वर्गों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा टीचर ट्रेनिंग पे बल देने वाली, राष्ट्र गौरव से जोड़ने वाली, और अभी तो मैं आपको यहां तक कहूंगा कि ये और आत्मनिर्भर अभियान की कनेक्टिविटी है जो लोगों ने स्टडी नहीं की है। तो मेरे विचार से पॉलिसी जोरदार है। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट इंटेंशंस प्योर है। यकीनन सर, आपने कम शब्दों और सरल शब्दों में हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। इसी संबंध में मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में आप फ्री एंट्री और एग्जिट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं? सर देखिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट में तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने ग्रेजुएशन को ज्वाइन किया। आजकल ड्रॉप आउट्स बहुत हैं, आप उसका डेटाबेस देखेंगे, बहुत बड़ा परसेंटेज बीच में ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू पारिवारिक कंस्ट्रेंट है, सामाजिक कोई भी कंस्ट्रेंट है, मैं नहीं कहता। 1 साल पढ़ा, सर्टिफिकेट मिल गया, छोड़ दे। 2 साल पढ़ा, डिप्लोमा मिल गया, छोड़। 3 साल पढ़ा, डिग्री मिल गई। 4 साल का ग्रेजुएशन किया, डिग्री विद ऑनर्स मिल गई। तो उसको यह नहीं है कि मेरा पीछे का पढ़ा हुआ बेकार जा रहा है। दूसरा, एमफिल प्रोग्राम खत्म हो गया, 4 साल का करने के बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है, देन डायरेक्टली जंप टू PhD। तो इसको आसान बनाया गया है। ये तो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट का। सर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है मेरे थॉट्स डिफरेंट हो। मैं आपको यहां यह कहना चाहूंगा कि सैपिर-वोर्फ का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और वो ये कहता है कि मातृभाषा में व्यक्ति ज्यादा सीखता है इन कंपैरिजन टू किसी और भाषा के। कितना ज्यादा परसेंटेज दिए, समस्त भाषाओं में अगर 100 उसकी लर्निंग है, तो सैपिर-वोर्फ के प्रिंसिपल के हिसाब से खुद की जो मातृभाषा है उसमें लर्निंग 116 होती है, 16% ज्यादा होती है। मातृभाषा में शिक्षण जरूरी है। आप ये माने या नहीं माने, अभी के कस्तूरी रंगन साहब है जो नई शिक्षा नीति के साथ जुड़े हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ब्रेन जो है
उस पर मैक्सिमम इंपैक्ट जो होता है वो उस भाषा का है जिस भाषा में आप सोचते हैं। क्या मैं अंग्रेजी में सोचता हूं? क्या मैं ऐसे सोचता हूं, नाउ आई विल बी गोइंग टू जैसलमेर एंड देन माय अंकल इज गोइंग टू टेल दिस टू मी, देन व्हाट आई विल बी डूइंग? क्या मैं ऐसे सोचता हूं? मैं मारवाड़ी और हिंदी में सोचता हूं, मेरी वो मातृभाषा है। इस कारण से मुझे उसमें जब सिखाया जाएगा तो मैं बढ़िया काम करूंगा। मैं आपको यहां तक कहूं कि आज आपने भाषा बदल दी बच्चे की, कल उसका फूड बदलेगा, परसों परिधान बदलेंगे, चौथे दिन उसका रहन सहन का तरीका बदलेगा, पांचवें दिन त्योहार बदलेगा, छठे दिन संस्कृति बदलेगी, सातवें दिन वो डिटैच हो जाएगा। आप माने या नहीं माने, 7 स्टेट से हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उनके अंदर डिटैचमेंट के पीछे वन बेसिक कॉज ये है कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। भाषा एक कनेक्टिविटी पावर है और हिंदी राष्ट्र की माथे की बिंदी है। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं सर। चीन में, रशिया में मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में होती है। चीन और रशिया दोनों जगहों पर समस्त राष्ट्र गर्व करते हैं अपनी भाषा पर। हम क्यों नहीं? हमने अभी तक हिंदी भाषा के अंदर मेडिकल, इंजीनियरिंग, बाकी सब शिक्षाएं क्यों नहीं की? हमारे एक डूंगरगढ़ का बच्चा मुझसे मिला, मुझसे कहता है सर मैं भाषा से संघर्ष करूं या इंजीनियरिंग से संघर्ष करूं? तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है और इसको कर्टेल करने के लिए मातृभाषा का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। वैदिक मैथमेटिक्स है, इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन डायनेमिक्स है, इसको आप समझा ही नहीं सकते विदेशी भाषाओं में। और साहब, दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज जिसको माना गया है विश्व में, रिसर्च में, हमने नहीं, विदेशी यूनिवर्सिटीज ने, वो तो संस्कृत है। तो अब मैं कैसे ये भूल जाऊं? और एक इनमें बड़ी बात क्या है, माएं अंग्रेजी चाहती हैं। मुसीबत की लाइन यहां आएगी। माताएं अंग्रेजी चाहती हैं। तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया AICTE ने, उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी की डिक्शनरी बनाई। बहुत बड़ा काम किया इस मोदी गवर्नमेंट ने। आप देखिए कि उसके बावजूद भी माओं की इच्छा, मैं आपको डेजर्टेशन रिपोर्ट जो हमने खुद ने रिसर्च की है प्राइमरी डेटा पे, वो कहती है हिंदी लिटरेचर से पढ़ी हुई 35 माओं ने भी कहा है कि उनका बच्चा अंग्रेजी में और अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए। दिक्कत नहीं है अंग्रेजी में, मुझे अंग्रेजियत से नफरत है। अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी होना चाहिए, पढ़ें, जोरदार अंग्रेजी में छा जाएं, दुनिया के सर्वोच्च अंग्रेजी विद्वानों को पढ़ें। लेकिन जो बच्चा मातृभाषा में सीखेगा वो किसी और में नहीं सीख सकता। ये मैं इसको कट्टर सपोर्ट करता हूं। यकीनन सर। इसी क्रम में आगे सर, भारत में ये माना जाता है कि शिक्षक सृजन और विनाश दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी समाज में शिक्षा का प्रभाव क्यों नहीं नजर आता? समाज में शिक्षा का प्रभाव सर, दरअसल फिलोसॉफिकल आंसर तो पहले दे देता हूं। हमारे यहां 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने बचपन से जो सीखा, हमारे कहा जाता है कि समुत्कर्ष निश्रय यशस्य कमुग्रम परम साधन नाम वीर व्रतम। यानी ईश्वर, मेरी तुझसे प्रार्थना है कि मैं समुत्कर्ष और निश्रय यश में बैलेंस कर सकूं। समुत्कर्ष का मतलब होता है मेरे फिजिकल प्लेजर्स, मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, मेरी जमीन जायदाद, खान पान, रिचेस वगैरह सब समुत्कर्ष में आ गए। साथ साथ ग्रो करूं, पैसा कमाऊं, सबको दूं। निश्रेयस का मतलब है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। निश्रेयस का मतलब है हमारा देना। निश्रेयस का मतलब है समाज को कुछ वापस लौटाना। 100 हाथ से कमा, 1000 हाथ से बांट। हमने इसके बैलेंस को खत्म कर दिया। दरअसल आपने कहा कि एजुकेशन का इंपैक्ट क्यों नहीं? एजुकेशन जो है वो केवल और केवल फैक्ट्री के रूप में जोरदार डिग्री प्रदान है। आप इसको, दुख तो आपको होगा सुन करके, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितना ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं और 1% भी एम्प्लॉयबल नहीं है। सिंगापुर की जनसंख्या जितने, तो केवल बीटेक हमारे यहां से निकलते हैं, जनसंख्या जितने तो 1 साल में एम्प्लॉयबल कितने हैं? एक बिजली का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इस प्लेट को नहीं खोल सकता। जर्नलिज्म का पोस्ट ग्रेजुएट एक पेज की विज्ञप्ति नहीं लिख सकता। MBA किया हुआ दूसरे के आगे बोल नहीं सकता। तो क्या टीचिंग करी? तो प्रॉब्लम यह है सर कि हमने उन दोनों का बैलेंस नहीं किया। हम समुत्कर्ष को तो हम ऊपर ले आए, आओ पैसा पैसा पैसा, ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ तो कर ली, निश्रेयस पीछे रह गया। इस कारण से पैसा कमाने की होड़, शिक्षा को डिग्री से जोड़ने की होड़, टू मच इन टू लिटिल टाइम की होड़ मची। समाज में यह वैल्यू सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ कि पाओ, जमा करो, परिग्रह करो। परिग्रह जो है, कलेक्ट करना है, वो सारे विनाश का मूल है। वो हमने शुरू किया और शुरू करने के साथ समाज में सम्मान उस व्यक्ति का हुआ जिसने घटिया तरीके से, रद्दी तरीके से, भ्रष्ट आचरण से धनार्जन करके बड़ी कोठियां बनाई। उसका हाथ पकड़ के कोई नहीं पूछता कि तूने ये कैसे बनाया। तेरी मंथली सैलरी लाख रुपए नहीं थी तो तूने 2 करोड़ का बंगला तेरे पास आया कहां से? उसको सम्मानित किया।
समाज में वैल्यू एस्टेब्लिश हुई कि यही सब कुछ है, तो उन्होंने जो बेसिक कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली एजुकेशन है उसको हमने साइड में कर दिया। वैल्यूज को बोलने वाले हम बहुत हैं, हम दिन रात कहते हैं बड़ा वैल्यू सिस्टम बहुत महान, हमसे महान कोई नहीं। जनाब, अगर आपसे महान कोई नहीं, उसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, उसकी क्रियान्विति कहाँ है, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एजुकेशन हमने दी ना बच्चे को, जवाब आप देखिए सर, जवाब मैक्सिमम फीमेल इन्फेंटिसाइड, सर्वाधिक दहेज की यातना यहां पर हो रही है। सब चुप है, कोई पूछता क्यों नहीं? तो जब इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा वैल्यूज का जो हम अपनी शिक्षा में दे रहे हैं, तब तक उस शिक्षा का कोई वजूद नहीं है। और इन सबसे बढ़कर प्रॉब्लम क्या है, हमने ब्लाइंडली कॉपी किया है विदेश के मैनेजरियल सिद्धांतों को। जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम किए जा रहे हैं। अरे जब आप उसकी तरह चलोगे, आपका खुद का कुछ नहीं है क्या? देयर शुड बी समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। आपका खुद का क्या? जब आप किसी को ब्लाइंडली कॉपी कैट की तरह कॉपी करते हो तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वही चीज यहां पर हुई है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, यकीनन सर। शिक्षा का अर्थ है देना, और शिक्षक के ऋण को तभी चुकाया जा सकता है जब आपने जो शिक्षक से लिया है वो आप आगे देते हैं। इसी क्रम में आगे सर, मेरे विचार से मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट डिफर करती है कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन। तो आपके मुताबिक मैनेजमेंट का उद्गम क्या है? मैनेजमेंट का उद्गम भारत, हमारा राष्ट्र है। सारे मैनेजरियल प्रिंसिपल्स इसी देश से जन्मे हैं। आप अगर वैदिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करता हूं। अथर्ववेद के अंदर मंत्र आता है, मंत्र तो संस्कृत तो अभी जरूरत नहीं है। अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि जिस मनुष्य को स्वयं का डेवलपमेंट करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना हो, उसको 3 पशु प्रवृत्तियों से निकलना चाहिए। पहली है उल्लू प्रवृत्ति, रात अंधकार का लवर है वो कहता है अंधकार को छोड़िए, आलस्य को छोड़िए, उजाले में आइए। एक कॉन्सेप्ट दे दिया। बोला दूसरा श्वान यानी कुत्ते की प्रवृत्ति। कभी भी आपने देखा होगा श्वान है वो चाटुकारिता, चापलूसी करता है। चापलूसी करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खराब होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अथर्ववेद में कहा है। फिर वो कहता है वही मंत्र, श्वान का दूसरा प्रॉब्लम है अपने स्वजनों के साथ लड़ना। आप 4 श्वान देखेंगे आपस में लड़ेंगे, कभी साथ में देखा, कभी साथ में भोजन करते देखा? नेवर। और तीसरी पशु प्रवृत्ति वो कहता है वो है भेड़िए की। भेड़िया कायर है, अपने से साथ वालों से तो भाग जाता है, अपने से कमजोर पे अटैक करता है और इसके एवेंजर की तरह पचा खुचा खाता है। वो कहता है तीनों पशु प्रवृत्तियों से आपको निकलना है। ये मैं नहीं कहता, अथर्ववेद ने कहा। वैदिक टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड है। सर, भगवत गीता समूचे विश्व में सबसे बड़े मैनेजमेंट ग्रंथ के रूप में लोकप्रिय है और विदेश में 122 मेडिकल कॉलेजेस हैं यूएसए में, उसमें से लगभग 80% यानी मोर देन 75 के अंदर भगवत गीता को एसेंशियली पढ़ाया जा रहा है। ये रिटायरमेंट के बाद की पुस्तक नहीं है। भगवत गीता में इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप प्रिंसिपल्स, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कर्मयोग, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उसे पढ़े कौन? आप अगर इसके बाद में आएंगे चाणक्य नीति, रीसेंट टाइम से सर हमने मैनेजमेंट में पढ़ाया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोल। 5 बोले थे, 5 उसमें हैं। उसमें षाड्गुण्य नीति है और एक मंडल सिद्धांत है। षाड्गुण्य नीति और मंडल सिद्धांत तक तो अभी तक वेस्टर्न मैनेजमेंट पहुंच ही नहीं पाया है। आप विदुर नीति पढ़ेंगे, ड्यूटीज ऑफ द किंग, उसको आप अगर मैनेजमेंट से जोड़ेंगे तो मैनेजरियल ड्यूटीज जो है विदुर ने कही है वो कई गुना ज्यादा बेहतर हैं बनस्पत की आज के समय के जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट्स ने बात कही है। मैनेजमेंट का उद्गम हमारे यहां से है। मैं आपको एक बात बताऊं, मनुस्मृति कहती है दंड ही राज्य है, पनिशमेंट के बिना राज्य चलाना मुश्किल है। विदेशी मैनेजमेंट कहता है कोएरेसिव पावर, उसने तो एक ही बताई, बाकी सब पावर्स मनुस्मृति ने बताई है। तो इन सबको अगर मैं देखूं तो मुझे ये मालूम चलता है कि सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंडियन मैनेजमेंट से डिराइव्ड है। और भारतीय मैनेजमेंट जो है वो कल्चर स्पेसिफिक है, संस्कृति का ध्यान रखता है। और एक सबसे बड़ी बात कहता है डिविनिटी ऑफ सोल, जो ताकत मेरे अंदर वही आपके अंदर, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ईश्वर कहां? सबके अंदर। जब मैं ये सोचूंगा तो मैं आपको अपने से कमजोर नहीं मानूंगा, हे नहीं मानूंगा, बराबर मानूंगा, यूनिक मानूंगा। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, भिड़ूंगा नहीं। मुझे लगेगा हम दोनों में एक ही ईश्वर है, टीम वर्क ऑटोमेटिकली आएगा। इतनी ऊंची फिलॉसफी तो कहीं है ही नहीं। हम लोगों के यहां पर भारतीय मैनेजमेंट में कंपटीशन नाम का शब्द ही नहीं है। हम कहते हैं खुद से कॉम्पीट कीजिए, दूसरों से कॉम्पीट मत कीजिए, ये यूजलेस कॉम्पिटिशन है। आपने बच्चों को देखा है सर, आप तो स्कूल में पढ़ाते हैं, पीछे के बेंच के बच्चे वो टिक टॉक टो खेलते हैं, क्रॉस एंड जीरो। दुनिया का सबसे वाहियात खेल है वो। उसमें खुद की जीत से ज्यादा आदमी सोचता है दूसरे को कैसे हराऊं। हराना जिंदगी नहीं है, जीतना जिंदगी है, साथ जुड़ना है। तो कोलैबोरेशन पे टिका हुआ है भारत। तो भारतीय मैनेजमेंट तो विश्व के अंदर सर, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि अपने आप में बेहतरीन है। और मैं आपको यहां पर यह बताऊं,
कि इंडियन मैनेजमेंट के अंदर, आप इसको कैसे मानते हैं नहीं जानता, हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम ले लें, आप भले लॉर्ड श्री कृष्ण का नाम ले लें, ये सब भारतीय मैनेजर्स हैं और ये जोरदार तरह के मैनेजरियल एक्सपर्ट्स हैं। इनको हमें पढ़ना चाहिए कभी। यकीनन सर, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं। आपने अपनी बातों में ईश्वर के बारे में बात करी जी, वैदिक कल्चर के बारे में बात करी जी, मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो इंडियन मैनेजमेंट फिलॉसफीज है, गीता, भगवत गीता, उसके बारे में बात करी। मैं इन सबसे सहमत हूं। इन सब बातों के बावजूद भी भारत को आज जिस स्तर पे आत्मनिर्भर होना चाहिए था, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया? सर, आत्मनिर्भर अभियान अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको लॉन्च भी किया है। क्यों नहीं पहुंच पाया उसका जवाब पहले देता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे पहुंच सकते हैं। वो सॉल्यूशन भी तो देना है, प्रॉब्लम को बात करना तो कोई फायदा नहीं है। देखिए साहब, आत्मनिर्भरता कॉन्सेप्ट का उद्भव होता है मुखर राष्ट्रवाद से। मुखर राष्ट्रवाद एक तो राष्ट्रवाद है, मैं मुखर राष्ट्रवाद की बात करता हूं। हमने जापान से हमें सीखना चाहिए। मुखर राष्ट्रवाद के कारण वो आगे बढ़ता है। इस स्तर तक राष्ट्र प्रेम है जिसकी हद नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, ये सुधार समझौतों वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। अमर राष्ट्र, राष्ट्र के चैतन्य के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करता हूं। जब इतना ज्यादा राष्ट्र भक्ति होती है तो आदमी खुद को अपने ऊपर मतलब कहते हैं ना, कुछ समय बाद में खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो देश पैरों पे खड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है सर, वो मुखर राष्ट्रवाद जगाने में हम असफल रहे हैं। असफल रहने के पीछे रीजन ये है कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर राष्ट्रभक्ति को कमजोर किया गया। देश के लिए राष्ट्र गौरव से जोड़ने की बात कमजोर की गई। मैं एडमिट कर रहा हूं, जब हिस्ट्री का चैप्टर आता था, सातवाहन, पुष्यमित्र शुंग, वो काटे हुए मेरे पास पड़े हैं अभी, कि इनके पीछे क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने तो अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल सिस्टम याद किया है, मैंने तो अकबर का मनसबदारी सिस्टम याद किया है, बाबर नामा के अंदर कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो याद किए हैं। तो जब राष्ट्र गौरव से तोड़ दोगे तो राष्ट्र गौरव से टूटी हुई पीढ़ी निकलेगी, तो वो क्या आत्मनिर्भर बनेगी? उसके ठीक बाद में मैं आपसे बात करूं, पहले ये कॉन्सेप्ट था जो वहां जैपनीज है या इंडियन का पहला कॉन्सेप्ट है, जिसे आप गांधी को पढ़ेंगे तो उन्होंने आत्मनिर्भरता सबसे पहली बार यूज किया है। परिवार में एक कमाए चार खाएं ये नहीं हो सकता, हर आदमी कंट्रीब्यूट करे। आत्मनिर्भरता का मतलब यहां पर यह है कि छोटा बच्चा है, दिन भर स्कूल जाए, एजुकेशनल पॉलिसी कहती है साथ में कहीं ना कहीं जुड़े। तो जब हम उसमें एजुकेशन के अंदर स्वावलंबन डालते हैं कि यस यू कैन, तब वो होता है। अभी रिसेंट टाइम्स में देखिए, एकदम से चाइना पे आपने बैन किया, 75% इंपोर्ट करते थे हम वहां से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक दिन में बैन करके कोई मजा आता है क्या? फेसबुक पे लिखने से बैन नहीं होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सप्लाई चेन पूरी टूटी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एकदम से प्रॉब्लम आई है, उसको हम सब कर रहे हैं। गलवान प्रॉब्लम के बाद में आपने देखा होगा हमने ऐप्स को बैन कर दिया। क्या ऐप्स को बैन करने मात्र से हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को एनरिच करना पड़ेगा। हमें परफॉर्मर्स को मतलब ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि वो अपना काम करें। मैं आपको बताऊं सर, कॉपी कैट्स की जगह इनोवेटर बन करके जब हम काम करते हैं तब देश आत्मनिर्भर बनता है, ऐसे मजाक में नहीं बनता। आप देखिए, डिग्री है, ज्ञान नहीं है। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो तो आत्मनिर्भरता से जोड़ती है। वो कह रही है इंटर्नशिप करें, एजुकेशनल इंटर्नशिप करें। यूएसएसआर, आपने तो खैर रशिया हो गया, वो आत्मनिर्भर देश है। मैं तो आपको कह रहा हूं साहब, आत्मनिर्भर वर्ड मत बोलिए आप तो हमेशा कहिए आत्मनिर्भर मतलब खुद पर डिपेंडेंट हूं, भले 10 रुपए कमाऊं चाहे 5 रुपए। नहीं, आत्मनिर्भर की जगह हम आज से कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा प्रोडक्ट सारे जहां से सबसे अच्छा होना चाहिए। हम उस स्तर पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। क्या कर पा रहे हैं? हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपने कहा ना आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना? आर वी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर? क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? शायद नहीं। क्या हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद हम प्रोडक्ट उस स्तर का डेवलप कर पा रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, विदेशी कंपनी जितना सॉलिड प्रोडक्ट आप डेवलप नहीं कर पाए, पतंजलि के अलावा। पतंजलि नाम मुझे आगे आना नहीं चाहिए पब्लिक, दिस इज नॉट फॉर एनी पर्पजेज ऑफ मार्केटिंग प्लीज, ये सिर्फ समझाइश है, एकेडमिक वीडियो है। तो वो कर चुका। इसके बाद में कमर्शियलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट कितनी कंपनीज कर पाती हैं, कितने उस पर टिक पाती हैं, ये आपको देखना है सर। लोक क्षमता होनी चाहिए, वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जैसा भी प्रोडक्ट मेरा है, स्वामी रामतीर्थ ने फल खरीदे,
जापानीज आदमी के सामने कहा जापान में फल अच्छे नहीं मिलते, आदमी ने फल लेके टोकरी दूसरी ला के दी, बोले ईश्वर के लिए किसी के सामने कहना मत कि मेरे देश में फल अच्छे नहीं मिलते। ये उत्कट राष्ट्रभक्ति का भाव अभी है नहीं, और जब ये नहीं है तो दिक्कत है। लेकिन देश गौरवशाली है। आपको सुनकर एक बड़ा हमारे पास में रिपोर्ट है, हुरून जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिपोर्ट है, और रिपोर्ट कहती है कि देश में, भारत देश में $1 अरब के 21 स्टार्टअप्स हमारे ही मूल के निवासियों ने लगाए हैं, और विश्व में स्टार्टअप लगाने में भारत का चौथा स्थान है। हमें इस राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। और आप कहते हैं कि कोविड ने बहुत प्रॉब्लम कर दी है, कंपनीज एस्टेब्लिश नहीं हो रही। आपको डेटाबेस के साथ बताता हूं, पिछले साल जून 19 के अंदर 9,619 कंपनीज रजिस्टर होकर स्टार्ट हुई थी, और इस बार जून के अंदर 10,954 कंपनियां बनकर स्टार्ट हुई हैं। देश विकास करेगा, लेकिन आपको अड़चन मुक्त भारत देना पड़ेगा। जब मैं 1500 करोड़ विदेशी चाइनीज वाला आदमी कहता है मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपको अड़चन मुक्त देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा तुझे अड़चन नहीं आएगी, मुझे बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी सप्लाई चेन का नेटवर्क उसको देना पड़ेगा, मुझे उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि तुझे दिक्कत नहीं होगी हमारे यहाँ पर आने के बाद। तब देश आत्मनिर्भर बनता है, और इसके लिए जुटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो तब जाकर बनता है। ये आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट ये है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको सरल शब्दों में पढ़ना है, आप भगवान कृष्ण को पढ़िए, आप कलाम साहब को पढ़िए, आप गांधी को पढ़िए। आत्मनिर्भर शब्द आपको मालूम चल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। यकीनन सर, बहुत सुंदर। सर आपने अभी महात्मा गांधी जी का नाम लिया। जी सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर जी। और भगवान श्री कृष्ण सर। जी सर, आप इन तीनों को किस तरह से आत्मनिर्भरता से जोड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो आत्मनिर्भरता शब्द के जनक ही हैं। कंस, मैं सोचता था पहले कि कई कथाएं पढ़ी कि मक्खन चोर, माखन चोर। यार मक्खन क्यों चोरता है भाई? इतना बड़ा भगवान मक्खन, मालूम चला सारी इकोनॉमी उस मक्खन के पीछे थी। मक्खन जाता, दूध जाता, दही जाता, तो कंस को आय होती। उसे यह दिखाना था कि ये कमाई हमारी है, द रेवेन्यू शुड बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ अस इन दिस विलेज। इसलिए उस व्यक्ति ने उसे रोका। वहां से स्टार्टअप देखिए, तब तक कोई सोच ही नहीं पाया था। मैंने आपसे दूसरी बात कही महात्मा गांधी की। साहब, गांधी राष्ट्र के नहीं विश्व के नायक हैं। आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट के जनक भी महात्मा गांधी को ही मानता हूं। उन्होंने पहली बार नाम लिया है आत्मनिर्भर। रूरल इकोनॉमी देने वाला आदमी गांधी, स्वदेशी, स्वराज्य, सत्याग्रह, स्वच्छाग्रह, सारे कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति गांधी। गांधी वो व्यक्ति है जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं और कहते हैं कि जितना मेरे लिए जरूरी है मुझे उतना कलेक्ट करना चाहिए, बाकी समाज में बांट देना चाहिए। सोचिए वो आदमी का कैलिबर। पहली बार चरखा काटने की बात थी ना, वो आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी। यह आपने देखा। इसके अलावा उन्होंने सेल्फ रिलायंट रूरल विलेजेस की इकोनॉमी, पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश करके हर एक परिवार को सेल्फ अनटचेबल्स जो मानते थे, अब तो खैर नहीं है, ईश्वर का नहीं, उन सब के लिए जोरदार काम उन्होंने किया। हम बात करें सब कलाम साहब की, गांधी की तो यह है ही है। कलाम साहब की बात करें, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मिशन प्योरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वही सुविधाएं हों जो सारी की सारी हमारे अर्बन एरियाज में हैं। उन्होंने अपनी बुक में जो उन्होंने किताब दी है पूरी, उसमें उन्होंने देखा कि हर देश के 4 चरण होते हैं। अब देखिए आप कितना, आप कह रहे हैं ना अभी पॉलिसी आई है, अभी नहीं आई है। आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट बहुत पहले का है। उन्होंने बात कही कि सबसे पहला चरण होता है देश का धावक चरण, यानी दौड़ता है। किसके लिए? संसाधन के लिए, कामकाज के लिए, इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। धावक तो हम कब के ही चरण छोड़ चुके। दूसरा योद्धा, योद्धा में कॉम्पीट करता है, मैं बड़ा कि तुम बड़े। जरूरत नहीं है योद्धा की। अब एक आध देश ही हमसे बेहतर हैं, विश्व में टॉप 2 के अंदर हम हैं। आपको सुन के आश्चर्य और अच्छा लगेगा, 3rd लार्जेस्ट आर्मी, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस, सबसे ज्यादा अखबार बनाने वाली, सबसे ज्यादा जनसंख्या के अंदर एजुकेशन देने वाली, सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोडक्शन करने वाला देश, पूरे विश्व में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भारतीय रेलवे है। देशों की जनसंख्या जितने तो एम्प्लॉय है हमारे वहां पर उसमें। तो आप कंपैरिजन भी करें तो ढंग से करें कि सिंगापुर से कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोविड को उसने मान लिया। सिंगापुर से क्या कहेगा? जयपुर जोधपुर मिलाओ जितना, सिंगापुर नहीं है। हमारे यहाँ कलेक्टर साहब संभाल लेते हैं उस चीज को, आपने पूरी मशीनरी लगाई। खैर, तो ये भारत की स्थिति है। योद्धा चरण को हम पार कर चुके। तो तीसरा चरण है बड़े भाई का चरण, एल्डर ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर कौन होता है? बड़ा भाई ये दूसरों की मदद करता है, जैसे हम नेपाल की मदद करते हैं, हम श्रीलंका की मदद की,
राजीव गांधी के समय मदद की थी ना। हम सभी पड़ोसी राष्ट्रों की मदद करते हैं, आसपास के लोगों की खूब हेल्प करते हैं, देते हैं उनको पैसा। हम उससे भी आगे जा चुके। स्वानुभूति चौथा चरण है कलाम साहब के हिसाब से, जिसको गांधी ने भी कहा है अपने टेक्स्ट में। वो कहते हैं कि देश सेल्फ रिलायंट जोरदार तब बनता है जब स्वानुभूति मतलब मैं हेलमेट लगा के चलूंगा, वेदर आदमी हो या नहीं हो पुलिस वाला, यानी मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होऊंगा, यानी मैं राष्ट्र के गौरव का ध्यान रखूंगा, यानी देश से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं होगा। ये स्वानुभूति चरण है, इस पर पहुंचने में अभी समय लग रहा है। जिस दिन वहां गए आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ रिलायंट, यस आई कैन, दैट्स ऑल। बिल्कुल यकीनन सर। इसी क्रम में आगे सर, आज के समय में इंस्टीट्यूशंस में एक गंभीर समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन कमिटमेंट, कार्यस्थल पे होने वाली राजनीति और लो प्रोडक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट में इन समस्याओं का हल विद्यमान है? इस पे आपके क्या विचार है? सर, जब एक से अधिक आदमी नौकरी करेंगे तो राजनीति होगी, यह तयशुदा बात है। आपकी कार सेवा होगी, इफ यू आर अ परफॉर्मर, लोग आपके लिए चार बात कहेंगे, तैयार रहें। एक ही आदमी की आलोचना नहीं होती, राजनीति नहीं होती, जो सिमेंट्रिक्स में होता है। आप कुछ ना करें, आपकी कोई आलोचना नहीं होती। आज इंटरव्यू हुआ, अच्छा होगा तो प्रशंसा होगी, नहीं तो लोग कहेंगे बहुत बेकार है, लेकिन मैं खुश हूं, कुछ किया तो सही। अगर हम कुछ करते ही नहीं तो आलोचना किस चीज की होती? आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो पहली चीज जो आपने कही कि कमिटमेंट में कमी, कमिटमेंट में कमी का एक इलाज है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिलोंगिंगनेस। दिस इज माई इंस्टीट्यूशन। जिस दिन आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में यह आएगा कि ये मेरी संस्थान है और मुझे इसके लिए जुट के काम करना है, आप मान के चलें हमारे यहाँ वाइब्रेशंस होते हैं। जब आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हो, सामने वाला आपके लिए पॉजिटिव सोचता है। ऑरा के फोटोग्राफ्स खींचे जा चुके हैं जब आपके रशिया के फोटोग्राफर्स द्वारा। ऑरा के, जब आप हंसते हो, खुश होते हो, कमिटेड काम करते हो, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। वो देवताओं के पीछे चक्कर लगा हुआ होता है ना, वो चक्कर नहीं है, वो उनका ऑरा है। तो व्हाट इज दैट ऑरा? ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को बढ़ाएंगे तो कमिटमेंट में बढ़ोतरी होती है। याद रखिए, देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त नहीं होती, हर गलती कीमत मांगती है और हर चीज कुछ ना कुछ कीमत उसकी देनी पड़ती है। राजा कहता है कि जा, मेरे मतलब समाज में सब लोगों को शिक्षित करने के लिए बुक लेकर के आ, कौन सी दूं? एक बुक बना के लाए 50 विद्वान। बोले कब तक पढ़ेंगे, 1 करोड़ है, कम कर। 2 पेज बना के लाए। बोले और कम कर। 1 पन्ना लाए। बोले यार 1 पन्ना 1 करोड़ फोटो स्टेट होने जितने तो मर जाऊंगा मैं, कम कर। तो बोले एक काम करो, आप तो मुनादी पिटवा दो। यानी वो मुनादी पिटती थी कि उसमें एक ही लाइन बोलते जाओ, देयर इज नो फ्री लंच। इसका मतलब लंच से नहीं है, इसका मतलब है दुनिया में कुछ भी चीज मुफ्त नहीं है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूशन में प्रोडक्टिविटी कम इसलिए होती है कि आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। उसके दिमाग में ये फितूर है कि मैं मैक्सिमम पैसा ले लूं और मिनिमम एफर्ट पे रह जाऊं। ये नहीं हो सकता, काम तो करना ही पड़ेगा आपको अपने फील्ड का। नहीं, याद रखिए, व्हाट इज योर जॉब। आपको अपना काम तो पूरा करना पड़ेगा, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, देश के प्रति कमिटेड होकर के अपनी गौरवशाली परंपरा से आपको जुड़ना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की राजनीति, साहब राजनीति होना तय है, राजनीति इनएविटेबल पार्ट है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं आपसे यह कहूं कि आप एक बाज की तरह एक्ट कीजिए। मक्खी बाज के पंजे पे चिपक गई, बाज ऊंचा उड़ा, चोटी पे जाके बैठ गया। मक्खी को लगा वाह, आज तो मैं भी चोटी पर हूं, और उसको अहंकार होना शुरू हुआ। जोरदार तूफान आया, बाज तो एकस्टम्ड था चोटी पर बैठे रहने के लिए। मक्खी उस तूफान का कहां सामना करती, धड़धड़ाते हुए पहाड़ से नीचे गिरी, पल भर का टॉप पोजीशन ली, नीचे गिर गई। राजनेताओं की स्थिति मक्खी जैसी ही होती है। वो किसी की सिफारिश से, किसी के कहने से ऊपर की जगह पर पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सपोर्ट हटता है, सपोर्ट सिस्टम खत्म होता है, वो नीचे गिर जाते हैं। राजनीति होगी, आपस में द्वेष होंगे, लेकिन उसको बातचीत से, नेगोशिएशन से, कम्युनिकेशन से कम कीजिए। अपना काम पूरा सॉलिड रखिए, आप किसी में उलझने की जरूरत नहीं है, और शक्ति को मैक्सिमाइज करने के पीछे न पड़े, वरना दिक्कत हो जाएगी। और याद रखें सब, इसमें आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब शुड और कुड जो शब्द है ना, उसको आपको देखना है। व्हाट शुड बी डन मत बोलिए, व्हाट कैन बी डन को बोलिए, और व्हाट कैन बी डन बोलेंगे तो काम सही हो जाएगा। त्रस्त आदमी की तरह बिहेव करते हैं, और पुनीत सर क्या हाल है, ठीक है मैं तो बैठा हूं। अगर आप इस तरह का रुदन प्रकट करेंगे तो आप वही देंगे जो आप दे सकते हैं, जो आपके अंदर भरा है। पॉजिटिविटी भरी होनी चाहिए और वो आप दीजिए।
तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल पे जाते हैं। ऐसा मेरा निजी यकीनन विश्वास। सर, यकीनन। यानी कि हर कर्मचारी को अपने आप को नौकर नहीं मालिक समझ के काम करना चाहिए, तभी वो अपनी संस्था से जुड़ सकता है, उसमें एक टीम वर्क बिल्ड हो सकता है। इसी क्रम में आगे सर एक युवाओं के लिए प्रश्न है कि युवा अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किन गुणों को अपनाएं और किन अवगुणों से दूर रहें? तो बड़ा यक्ष प्रश्न है सर, और इसमें तो काफ़ी देर तक चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट त्रिगुण लगते हैं वो मैं शेयर करता हूं आपसे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आत्मानुशासन से है, जिसमें हम उन कामों को कितना अच्छी तरह करते हैं जिन्हें करना हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा ब्रेन है ना साहब, उसमें 2 सॉफ्टवेयर 24 आवर्स रनिंग होते हैं। एक पहला सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं रैम या सॉफ्टवेयर जो भी आप कहें, पहला सॉफ्टवेयर है वो हमें अंधकार की तरफ धकेलता है, पड़े रहे, बैठा रहे, आराम कर, बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिसिप्लिन से अलग करने की हमें कोशिश करता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर हमें कहता है डिसिप्लिन्ड हो, काम कर, वर्क कर, मेहनत कर, डिसिप्लिन्ड रहे। अब आप किसको कौन से सॉफ्टवेयर को रन करवाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमें सबसे पहले आत्मानुशासन वाले सॉफ्टवेयर को मतलब डेवलप करने की बात अपने हिसाब से सोचनी चाहिए, और जब हम उसको डिसिप्लिन को सोचेंगे तब काम अपना होगा। पहला तो मेरा रूल यह है। दूसरा यह है सर कि आप सोसाइटी को देने की बात कीजिए। कनाडा में रिसर्च होती है जिसमें यह आता है कि 50-50 के ग्रुप हैं, बाकायदा प्राइमरी डेटा है। फर्स्ट को कहा गया कि ये पैसा लीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, फिर बताना आप कितने खुश हुए। दूसरे को कहा आप ये लीजिए, आप भी खर्च कीजिए, लेकिन आपको इसमें से 50% दूसरों पे खर्च करना है। दोनों का खुशी का इंडाइसिस देखे गए, माइंड मैपिंग की गई। जिन्होंने बांटा था दे वर हैप्पियर इन कंपैरिजन टू दोज जिन्होंने नहीं बांटा। हमें दूसरा सफलता का पैमाना होता है कि आप देते क्या हो। जब आप ज्यादा देंगे तो आप खुश रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, समाज को कंट्रीब्यूट करना, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है संघर्ष से न घबराना। स्ट्रगल जीवन का पार्ट है, तनाव है तो जिंदगी है। मुर्दे को कोई तनाव नहीं होता। तो मतलब जीवन के संग्राम से घबराना, स्ट्रगल तो होंगे। जिसका कंधा मजबूत है उसी पर तो, बैल पर तो काठी लादी जाती है, दूसरे पर थोड़ी लादते हैं। भाई आप सोचिए जरा, तो मतलब हम कितने स्ट्रगल प्रधान हैं और स्ट्रगल्स को कितनी जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं, ये देना है। और इन सब के साथ त्रिगुण तो मैंने आपसे कह दिए, ताकि हमें हार नहीं माननी है ना। वो कहा वाजपेयी जी ने, हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एवरी मोमेंट मैंने आपसे कहा कीप मूविंग, कीप गोइंग, चलते रहिए। दुखी होकर हारने को स्वीकार करना गलत है। संघर्ष किसकी जिंदगी में नहीं है। आज रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, लेकिन किसी ने खेल रत्न पे तो शुभकामना दे दी फेसबुक पे आपने, लेकिन उसके जब संघर्ष कर रहा था, हैंड टू माउथ था, तब उस समय आपने उसके साथ क्यों नहीं जुटे। हर यंगस्टर सफलता के नकाब को तो देखना चाहता है, ओढ़ना चाहता है, लेकिन उस आदमी के स्ट्रगल को कॉपी नहीं करना चाहता। कॉपी द स्ट्रगल एंड नॉट द इंडिविजुअल्स क्लोथिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और सर इन सब के साथ मैं आपसे कहूंगा, सफलता का सब तीनों से बड़ा प्राण सत्व है मां और पिता का सम्मान, और स्त्री सम्मान राष्ट्र की परंपरा है। इसको हमें ब्रीड करना चाहिए, सफलता ऑटोमेटिकली मिलेगी। ऐसा मेरा सिद्धांत है। यकीनन सर, यकीनन सर। इसी क्रम में आगे सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी सफलता का जो सूत्र है सर, वो आपने माता पिता और महिलाओं को दिया। इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपके विचार है, वो प्रकट करें। सर देखिए, विमेन सुपीरियर जेंडर है। आप अगर बायोलॉजिकली देखें, आप फिजिकली देखें, आप मेंटली देखें, आप चाणक्य नीति देखें, वैदिक टेक्स्ट पढ़ें, सभा और समिति का पढ़ें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा पढ़ें जहां पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। ब्रह्मा जी की पहली 3 संतानें भी फीमेल्स हैं। सृष्टि पे पहली बार वो अवतरित हुई है, वो फीमेल है। तो इसलिए हम जितनी जल्दी ये स्वीकार कर लें कि विमेन सुपीरियर जेंडर है, उतना हमारे लिए ठीक है। एक तो ये तो कोर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कहीं कोई बात है ही नहीं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। परसों के भास्कर में एक रिपोर्ट आई है कि कोरोना से लड़ने की ताकत महिलाओं में कई गुना ज्यादा है बनिस्बत पुरुषों के। अब आप इसको, मैं ये कोरिलेट कर रहा हूं सर। मैं दूसरी बात मैंने जो कही कि माता पिता के अंदर स्वर्ग छिपा है, वो मैं आपसे कहूं, दुर्गा सप्तशती में आता है कि कुपुत्रो जायते कदाचित माता कुमाता न भवती। बेटा या बेटी कितने ही कुपात्र निकल जाएं, मां कुमाता नहीं हो सकती। मां तो बच्चे के लिए जीती है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई गुरु है, फर्स्ट स्कूल यूनिवर्सिटी तो मां है। और अगर आपके कारण मां की आंखों में आंसू है तो आपका जीवन बेकार है।
9 मंथ्स की सीनियरिटी है उस माँ की, बाकी इस दुनिया के सभी प्रेम से। आप अगर ओशो का टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें कहता है कि जब कोई मरता है तो एक ही व्यक्ति निस्वार्थ रूप से दुख प्रकट करता है, जीव के लिए वो माँ है, बाकी सारे अपने नुकसान को रोते हैं। और ये बात अल्टीमेट ट्रुथ है, ये भगवान कृष्ण ने भी अपनी वाणी में कही है। और इन सबसे बढ़कर मैं आपसे कहूं, यमदूत आया, माँ को ले जाता हूं कि बच्चा छोटा है, अभी नहीं चल सकती। दोबारा आया, अब चलें, अब इसकी जवानी है, इसको पढ़ाना है। तिबारा आया, शादी करिए, पोते का मुंह देखना है, बच्चे को सेट करना है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये काम है। शी लिव्स फॉर, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए ही जीते हैं, इसलिए उनका सम्मान। हमने माँ को शेफ बना के छोड़ दिया, बच्चे उसका रिगार्ड नहीं करते, इस कारण से वो स्त्री सम्मान भी नहीं कर पा रहे। और स्त्री सम्मान नहीं कर पाने के कारण समाज के जो चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। विमेन अगर एजुकेटेड होंगी, जोरदार पढ़ेंगी, बढ़िया काम करेंगी, उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर आएगा। आप अभी देखिए, जोरदार इंपैक्ट आएगा। और मैं आपको सही बात बताऊं, एक लड़की ट्रेन में, एक आदमी ने कुछ खा करके उसका जो होता है ना फॉइल पेपर, उसको मरोड़ करके दबा दिया उसने सीट में। लड़की, बच्ची 7 साल की थी, अंकल प्लीज गिव इट टू मी, मैं इसको डस्टबिन में डालती हूँ। ओके, वो डाल के आ गई। दोबारा उसी आदमी ने पिया चाय, वो खुद गया और जाके डस्टबिन में डाल के आया। उसको पूछा, बेटा फ्रॉम वेयर यू हैव लर्न दिस, कहाँ सीखा? बोले स्कूल में, स्वच्छ भारत अभियान, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक मैंने सीखा। वो लड़की 7 साल की, जब आज से 20 साल बाद उसकी बच्ची 5 साल की होगी, 20 साल बाद मुझे वो इंपैक्ट नजर आएगा और देश स्वच्छ बनेगा। महिला का रिस्पेक्ट और शिक्षा होनी जरूरी है। कई अपराध, कई क्लेश, कई सामाजिक बखेड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे अगर हम वास्तव में विमेन को ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। मुझे इस बात का दुख है साहब कि जब एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर की हत्या होती है, उसको सर्च मारा जाता है उसके ऊपर और गलत तरह से सर्च किया जाता है। यहां पर दुखद बात है, ये हमारी घटिया मानसिकता को दिखाता है। हम उनका रिगार्ड करना सीखेंगे तो देश अपने आप टॉप लेवल पर आएगा, परम वैभव पर तभी जाएगा जब आप मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। तो बच्चों को स्पेशली ब्रीड करिए कि जो सिनेमा में दिख रहा है वो एक इल्यूजन है, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है ग्रेटिट्यूड, ये आप करें। और एक आखिरी बात सर, भारत तो पूरा फेमिनिन लीडरशिप पर टिका हुआ है। भारत माता है, पिता तो नहीं है। और फेमिनिन लीडरशिप का मतलब होता है कि आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम दोनों पुरुष यहां बात कर रहे हैं, दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया। संसाधन कौन से थे? उसके तलवार भाले व्हाट्सएवर जो भी थे। शेर, यहां पर शेर जो है वो एनिमल इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। जहां जहां एनिमल इंस्टिंक्ट होती है उसके ऊपर महिला बैठती है ताकि उस एनिमल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर सके। याद रखें सर, पुरुष संघर्ष है और महिला, पुरुष तो संघर्ष है और महिला प्रेरणा है। संघर्ष के बिना प्रेरणा का कोई औचित्य नहीं है। आप में प्रेरणा बहुत है लेकिन संघर्ष की ताकत नहीं है तो आप तो गए। संघर्ष बहुत कर सकते हो लेकिन कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, प्रेरणा ही नहीं है। दोनों का साथ जुड़ना जरूरी है, लेकिन प्रेरणा आंतरिक गुण है। अगर प्रेरणा नहीं हुई ना तो आपकी सारी शारीरिक पावर बेकार हो जाएगी। इसलिए स्त्री का सम्मान करें, यह हमारे लिए जरूरी और मैंडेटरी है। यकीनन सर, विश्व की सबसे बड़ी योद्धा मां ही होती है, ये बात यकीनन सच है। अंत में सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। ये बहुत डिफिकल्ट होगा सर, ये तो बड़ा है। तो सर इसमें एक शब्द आपको दिया जाएगा जिसका आपके जीवन में क्या अर्थ है या मूल्य है वो आपको हमसे साझा करना होगा। एक ही शब्द में? एक शब्द में। जी सर। सर सबसे सर्वप्रथम ईश्वर, इस शब्द का आपके जीवन में क्या अर्थ है? ईश्वर यानी सत्य, ट्रुथ ही ईश्वर है। यकीनन। धर्म, धर्म, धर्म कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी। शिक्षा, शिक्षा कैरेक्टर डेवलपमेंट। सफलता, श्रम, मेहनत। प्रेम, प्रेम का मतलब है सैक्रिफाइस, त्याग। और अंत में सर गुरु, सेल्फ एग्जाम्पल सेटिंग, खुद को उदाहरण बनाना। यकीनन सर, बहुत ही बढ़िया सर। आपका पूरे आरएसवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आज यकीनन आपसे बात करके मुझे और समस्त जनता को आज एक यकीनन स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलेगा। ये एक संडे गिफ्ट है आज जो आपने पूरे बीकानेर वासियों को दिया है। थैंक यू सर। और मैं सबसे पहले तो आपको, डॉक्टर चोपड़ा सर, आपने बड़ा मेहनत की और आपने मुझे बताया कि ये मुझे करना है। आपको और आरएसवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को जो वाकई में
RSV वर्ड अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता एकेडमिक एक्सेलेंस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये वाकई 60 इयर्स पुराना इंस्टीट्यूशन जैसे आपने बताया, और ये बहुत मेहनतकश काम करते हैं, और पढ़ाई को लेकर के जो कमिटमेंट है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो मैं आपको RSV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, आपके प्रिंसिपल मैडम श्रीमती निधि स्वामी मैडम को, और स्पेशली जो आपके CEO हैं श्री आदित्य स्वामी जी, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको ये काम करना है और उन्होंने मुझे बात कही थी, तो मैं उनका भी और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बाय हार्ट थैंक्स करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।